अच्छा, तो शुरू करते हैं। तीसरा टॉपिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स के बारे में ना। स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर है, तो स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो था उसमें तीन चीज़ें मेन थी जो जाननी होती थी डेटा के बारे में। एक था उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, एक उसमें वेरिएबिलिटी लिखा होता है जिसको डिस्पर्शन भी कह सकते हैं, और थर्ड वन उसकी शेप या उसमें फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था। खैर जो भी है, ये तीन चीज़ें जो है ये जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों जानना ज़रूरी है? सबसे पहले ये पढ़ते हैं, ये वाला चैप्टर जो है चैप्टर 5, चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू अस। तो सेंट्रल टेंडेंसी नेम से पता चलता है दरमियान में आने वाला। अब हमारे पास डेटा है ना, पूरी क्लास की वैल्यू हमारे पास आ गई। पूरी एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स, उनके कितने मार्क्स आए हैं, किसी के 90 आए, किसी के 10 आए, किसी के 20 आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस क्लास की एवरेज क्या है, उसके दरमियान में कौन सा नंबर आता है। ठीक है, वो एक हाई होगा एक बहुत लो होगा, इनके दरमियान में हम जानना चाहेंगे। क्योंकि जब इसके दरमियान पता चलेगा उसे हम अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये क्लास इतने पे लाई करी है, इनकी एवरेज इतने पे लाई करी है। तो वो एवरेज हो गया, ये सब कुछ जो है ना, ये सारा एवरेज, मोड, मीन। मीन जो है एवरेज को कहते हैं, मोड हो गया, और इसके अलावा मीडियन। ये तीन चीज़ें जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी में आती है। ठीक है, तो इससे हमें डेटा के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। तो इन्होंने भी यही बात लिखी है पहले पेज पे। ठीक है, इसके बाद आती है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है। इन्होंने जो लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आपके पास डेटा है। आपके पास एक नंबर दिया गया, 10 भी लिखा हुआ है, 12 भी लिखा हुआ है, 13 भी लिखा हुआ है। आप उनका एवरेज निकाल लेते हो। कभी कभार आप एवरेज निकालो, कभी कभार आप उसका मोड निकाल लेते हो, उसमें देखते हो कौन सा ज़्यादा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। या आप उसमें दरमियान में देखते हो, जो सबसे दरमियान में जो नंबर हो, मीडियन जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ें आप उनके बारे में जानते हो, खुद भी आपने निकाली होगी क्लासेस में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। इधर इन्होंने लिखा हुआ है, इन स्टडिंग सेंट्रल टेंडेंसी वन हैज़ टू फाइंड द सिंगल वैल्यू। मोड भी एक सिंगल वैल्यू होती है, मीडियन भी एक सिंगल वैल्यू होती है, और मीन भी एक सिंगल वैल्यू होती है। तो वो हम निकालते हैं जो कि पूरी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सही हो गया, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, तो मोड भी होता है, मीडियन भी होता है, और मीन। मीन की फिर टाइप्स है, 3 टाइप्स है। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो फिर 5 कहलाता है। ठीक है, तो हमारे कोर्स के MU का जो कोर्स है उसमें हमने इतना डिटेल में तो पढ़ना नहीं है। बस इसके फार्मूलाज जो है, जो मेन फार्मूला है, जैसे कि ये वाला फार्मूला हो गया अरिथमेटिक मीन का, ये हो गया। अब उधर के MU में अगर टीचर ने डिटेल में और भी ज़्यादा पढ़ाया हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें ये फार्मूलाज है, याद करना। ठीक है, तो फार्मूलाज हो गया, और साथ ही साथ ये डेफिनेशन इसकी। तो अरिथमेटिक मीन सबसे पहले सिंपल एवरेज आप कैसे लेते हो, एवरेज हो गया, मीन हो गई, कैसे लेते हो? आपके पास 2 नंबर्स है या 3 नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है उनको आप ऐड कर लेते हो, उसको डिवाइड कर देते हो। जितने नंबर है, 2 नंबर है तो उसको 2 क्या डिवाइड कर लोगे। ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 10 और एक है 12, इसका आपने एवरेज निकालना है, तो 10 + 12 कर दो। और कितने नंबर है? 2 नंबर है ना, 10 भी एक नंबर है और 2 भी 12 भी एक नंबर है, तो टोटल 2 नंबर है, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन इसे कहते हैं। तो ये एवरेज कहलाता है, इसके डिनोट किया जाता है एक्स से। सही है, तो ये अच्छा, इसमें फिर अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा आता है। अनग्रुप डेटा ये है कि आपके पास रॉ फॉर्म ऑफ डेटा है, उसको अनग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है, आपके पास 10 नंबर दिए गए, लेट सपोज ये नंबर है। सही है, 2 5 7 3 5 8। देखिए इसमें 5 2 बार आया हुआ है, लेकिन इसको अलग अलग लिखा हुआ है ना, तो ये अनग्रुप डेटा है। ये देखिए इधर अनग्रुप लिखा हुआ है। लेकिन अगर इस तरह लिखा जाए कि 2 एक बार आया है, फ्रीक्वेंसी साथ लिखी जाए, 5 के साथ 2 बार लिखा जाए कि 5 2 बार आया है, तो वो क्या हो गया? वो ग्रुप डेटा है, उसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती, जिसमें अनग्रुप्ड होता है, उसमें डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा? सिग्मा एक्स बाय एन। एक्स क्या होता है? ये सारे एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सारे एक्स है, नंबर्स है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, इसको एन कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सारे एक्स है,
1 2 3 4 5 6 ये टोटल x है ना। सिग्मा का मतलब ऐड करना, तो 2 5 7 3 5 8 को आप ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय n। n का मतलब है टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 6 है सॉरी, तो इसको 6 का डिवाइड कर दोगे। इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी दी गई होती साथ, तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते x के साथ और उसके बाद डिवाइड कर देते टोटल फ्रीक्वेंसी से। सही है, तो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। इसके बाद आगे जाते हैं। इसके बाद ये जब ये स्टेप डेविएशन है, ये आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये पास पेपर देखने पड़ेंगे, अगर उसमें आया हुआ तो फिर आप लोगों को मैं ग्रुप में समझा दूंगा। अब आगे जाते हैं, इधर ही आता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड का मतलब, अब देखिए आपके पास वैल्यूज़ है, जैसे इधर ये एग्जांपल देख ले, ये वैल्यूज़ देखे 40 50 60, ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए। सही है, ये सब्जेक्ट्स इंग्लिश में इसके 40 मार्क्स है। अब हमारा जिस तरह देखा जाए क्रेडिट आवर्स होते हैं हर सब्जेक्ट के ना, जिस सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो उस बेसिस पे जीपीए भी हमारा डिपेंड करता है। अब आपका 4 क्रेडिट आवर्स वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए तो आपका जीपीए ज़्यादा होगा, जबकि अगर आपके 4 क्रेडिट आवर्स वाले सब्जेक्ट में कम आया, 2 क्रेडिट आवर वाले में जीपीए ज़्यादा है, आपका सी जीपीए जो है फिर भी कम होगा, क्योंकि क्रेडिट आवर्स पे डिपेंडेंट है। इस तरह वेटेड, उसको वेटेड कहते हैं। ठीक है, मतलब बास सब्जेक्ट्स को ज़्यादा कीमत दी गई है, बास को कम, तो उसी की बेसिस पे रिजल्ट आता है। तो ये वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है ना, ये फार्मूला यूज़ किया जाता है और सी जी पी निकाला जाता है। तो इसका जो फार्मूला ये है डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है हमारे क्रेडिट आवर्स को भी कह सकते हैं, वो क्रेडिट आवर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर के साथ, या इधर जो है इन्होंने क्रेडिट आवर्स की जगह ये देखिए ये वेट लिखा हुआ है, इंग्लिश का देखो 5 लिखा हुआ है कि ये 5 इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ही मैथ्स है, तो इनका देखो आप टोटल, इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू हो गया एक्स, 5 और 40 को मल्टीप्लाई करो 200 आ जाता है, तो ये डब्ल्यू एक्स आ गया। इसे हर एक का डब्ल्यू एक्स निकालोगे उसको प्लस कर दोगे। इसी तरह डब्ल्यू इधर टोटल लिखा हुआ है, इधर टोटल इसका डब्ल्यू 15 आता है, तो 825 को डिवाइड कर दोगे 15 से, तो आपके इधर अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। सही है, इसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। एज अ मेडिकल स्टूडेंट ये हमारे लिए बहुत डिटेल में हो जाएगा अगर ये एक एक चीज़ समझाए। ये फार्मूलाज हमारे क्या कहते हैं आगे जाके उसमें काम आते हैं रिसर्चेज में, वो फार्मूला सिर्फ याद करने हैं हमने। अगर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट होते तो फिर ये सब कुछ, अब ये सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो अब नीचे जाते हैं, इसके ये प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स एक नज़र आप लोग देख लेना। ठीक है, हो सकता है पेपर में से एमसीक्यू आ जाए। फिर आता है दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, और थर्ड वन मीन की टाइप है हार्मोनिक मीन। तो अब ये देखते हैं। अच्छा, अब इसका जो इन्होंने ये डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन को देखा जाए, ज्योमेट्रिक मीन इज द nth पॉजिटिव रूट। nth पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव इधर भी लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव इसमें सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज आएगी, -2 -10 इस तरह की जो वैल्यूज होती है ना, वो इसमें नहीं डाल सकते इस फार्मूला में। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी नीचे हो सकता है आ जाए, तो इसमें फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला को छोड़े ये डेफिनेशन पढ़े तो आपको फार्मूले की समझ आ जाएगी। nth पॉजिटिव रूट, जितने नंबर्स है, एन किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा ना, तो जितने, अब आपके पास 3 नंबर्स है तो इधर 3 लिख देंगे, nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n। ठीक है, nth पॉजिटिव ये रूट बन गया, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो n को मल्टीप्लाई करोगे, जितने n है आपके पास 1 2 3, या लेट सपोज 1 2 3 तीन नंबर है ना 1 2 3, तो इधर 1 लिख दोगे, इधर 2 लिख दोगे, इधर 3 लिख दोगे, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इस कितने टोटल नंबर है, 3 है ना, तो इधर 3 लिख देंगे, तो इसकी आप वैल्यू लेंगे तो ये आपके पास हर ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ये अनग्रुप्ड के लिए, ग्रुप्ड के लिए क्या होता है, यही सेम फार्मूला है लेकिन इधर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पावर में। ठीक है, तो ये वो होता है ग्रुप और अनग्रुप्ड है। ठीक है, हो गया। इसके बाद अब ये नीचे इसका एग्जांपल, ग्रुप तो इजी है, ग्रुप तो ये आप एग्जांपल देख लेना, सिंपल, ये इसको अंदर डाल देना है, और ये कितने नंबर्स है, 5 नंबर्स है, तो 5 को इधर बाहर लिख देना है। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ग्रुप डेटा में क्या फ्रीक्वेंसी आई हुई है इसकी, देखो 13 14 15 16 17 है ना,
इन सब को ऐड करोगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 5, 13, 7 और 3, इनको ऐड करोगे कितना बनता है 30 बनता है। इसको टोटल ऐड करोगे 30 बनेगा। 30 को आप बाहर लिख दोगे। एन इधर ये इन्होंने एन लिखा हुआ है, इधर सिग्मा एफ होगा वैसे कहलाएगा, जो एन के बराबर होता है, सही है। इधर बाहर 30 लिख दोगे, इस टोटल एफ जो होता है ना वो बाहर लिख दोगे। इस पे अंदर क्या लिखोगे 13, 13 के साथ 2 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 2 को पावर में डाल दोगे। इधर देखो अंदर 13 के साथ 2 को पावर में डाल दिए। 14 ये 14 है, 14 के साथ 5 को पावर में डाल दोगे। इस तरह इनको पहले इनके आंसर निकालोगे, उनको फिर मल्टीप्लाई कर दो। खैर कैलकुलेशंस मुझे नहीं लगता पेपर्स में आएगी, लेकिन ये फार्मूलाज आ सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। इसका एक और फार्मूला है, ये मॉडिफाइड फार्मूला। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लें, ये भी हो सकता है आ जाए मॉडिफाइड इसका, ठीक है। इसके बाद नीचे जाते प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स एक नज़र देख लेना, और हार्मोनिक मीन आ गया। अब हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन इन्होंने क्या लिखी हुई है, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, मीन का उल्टा है, ठीक है। मीन वो था अरिथमेटिक मीन जो था, उसका फार्मूला क्या था, सिग्मा एक्स बाय एन था ना। एक्स ऊपर था, एन नीचे था। इसमें उसका उल्टा हो गया, एक्स नीचे चला गया और एन ऊपर चला गया। तो ये इसका फार्मूला है। इसको दूसरी वर्डिंग में कह सकते हैं, हार्मोनिक मीन इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन इन डेटा डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल। एक्स का जो है ना, एक्स सिग्मा एक्स जो है वो सम हो गया, उसको आप उल्टा कर दो 1/x। तो ये इसका फार्मूला है। ग्रुप्स के लिए ये है, और सॉरी अनग्रुप्ड के लिए ये है, और ग्रुप के लिए n की जगह f आ जाएगा और 1 की जगह भी f आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला है। इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हुए। अच्छा एक और बात, अरिथमेटिक मीन सबसे, आपके पास अब 3 नंबर्स है ना, 1 2 3, ठीक है। इधर एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, अब आपके पास इधर ये सारे नंबर्स है x, ठीक है। इसका अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालो तो वो सबसे ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। उसके बाद हार्मोनिक मीन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और लास्ट में सबसे छोटा क्या होगा, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन की आएगी। उसके बाद सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होगा। तो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन आता है, फिर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की वैल्यू देखिए सबसे कम आ रही है इन नंबर्स की, ज्योमेट्रिक मीन की उससे ज़्यादा आ रही है, और लास्ट में अरिथमेटिक मीन की आ रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा आंसर आता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में मोड किसे कहते हैं। मोड जो है सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर जो एक ऑब्जर्वेशन एक डेटा में होता है ना, डेटा में होता है, वैल्यूज में होता है, तो उसको कहते हैं। जैसे कि अभी इधर ये देखे इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हुआ है, 20 को देखे, 20 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। 42 बार रिपीट हुआ है, बल्कि 43 बार रिपीट हुआ है। तो 40 इसमें मोड है, ठीक है। तो ये सिंपल है। इसके इन्होंने इधर फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब वो हो क्या कहते हैं, हाई लेवल की आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके मोड के लिए जो है ये वाला फार्मूला है, सही है, ये याद कर लेना। इसके बाद आता है, नीचे आता है मीडियन। मीडियन वो होता है आपके पास 3 नंबर्स, उसमें आप दरमियानी वैल्यू देखते हो, मिड पॉइंट, तो इससे ये वर्ड निकले मीडियन, ठीक है। मीडियन इज एन एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू। आप देखो आपके पास 4 नंबर्स है, 1 है, 3 है, 5 है, 10 है। 1 और 10 के दरमियान, 1 और 10 तक, 1 से लेके 10 तक नंबर्स है ना, तो इनके दरमियानी वैल्यू क्या होगी, 1 और 10 के दरमियान क्या होगी, 5 होगी ना। तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा मीडियन। तो इसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है सिंपल। अगर आपके पास इवन वैल्यू है, तो इवन के लिए आप सिंपल फार्मूला देंगे n/2, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑड है तो आप n+1/2 लिखोगे, ठीक है। तो इधर ये देखिए, इधर इन्होंने ये टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ, इन्होंने लिखे हुए ना नंबर्स, तो ये टोटल नंबर कितने, इनको पहले आप सीक्वेंस में लिख दोगे, सबसे छोटे को इधर लिखोगे और सबसे फिर बड़े बड़ा बड़ा इधर सबसे बड़ा लिखोगे नंबर, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 इस साइड पे आ जाएगा। इधर इन्होंने देखो सीक्वेंस में लिख दिया इसको, सही है। इसके बाद अब कितने नंबर्स है टोटल, 11 है। इनको अगर गिने तो 11 है। तो 11 क्या है, ऑड नंबर है ना, तो ऑड के साथ आप +1 करोगे, 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आता है। तो 6
वैल्यू पे जो नंबर आ रहा है ना वो क्या है, मीडियन है, तो वो मीडियन कहलाएगा। सही हो गया। तो ये सिंपल इसकी कैलकुलेशन है। इन्होंने एक और फार्मूला भी लिखा है, ये भी याद कर लेना, इसमें लोअर क्लास और हायर क्लास आ जाती है। अच्छा, इस मीडियन के इधर नीचे अगर आए, ये एग्जांपल दिए हुए, इसके बाद नीचे आते जाए आते जाए आते जाए, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन है, ये हर एक की प्रॉपर्टीज प्लस एंड नेगेटिव, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं, ये प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स हर एक के याद कर ले, ठीक है। इसके अलावा ये देखे, ये चीज़, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो, आपके पास नंबर सिमेट्री में आए हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही, मतलब बहुत इधर उधर के नंबर्स ना हो, तो उसमें मीन मोड और मीडियन बराबर होते हैं। लेकिन अगर इधर उधर उल्टे पुल्टे आंसर जवाब वो आयो, डेटा आया हो, तो उसमें मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन विच -2 मीन। तो इसको याद कर लें इन दोनों को, ठीक है। इसके बाद क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स एंड क्वांटाइल्स आ गया। अच्छा, मीडियन जो होता है ना, वो देखो आपके पास एक जगह पे 0 है और एक जगह पे 100 है, ठीक है। तो उसके बिल्कुल दरमियान में जगह बताता है मीडियन। सही हो गया। एक जगह पे 0 है, एक जगह पे 100 है, उसके दरमियान क्या आएगा, 50 आएगा। 0 + 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आता है, 50। तो 50 मीडियन होता है। फिर होता है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और क्वांटाइल्स। नेम्स मुश्किल लग रहे हैं, ये भी ईजी है। जिस तरह मीडियन दरमियान वाला नंबर बताता है ना, ये जो है ना, ये उसका क्वार्टर बताता है। आपके पास लेट सपोज 60 तक नंबर्स है, सही है, या 100 ही कर लो। 100 है, उसमें आपको ये तीसरा हिस्सा बताएगा, ठीक है, चौथा हिस्सा बताएगा। सही हो गया। चौथा हिस्सा क्या बनेगा, 100 का 25 बनेगा। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, 4 बार जब आप 25 को प्लस करें तो आपके पास 100 आता है ना। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है क्वार्टाइल्स एक नंबर को। डिसाइल्स 10 से निकला है, डिसाइल वर्ड, ठीक है, DEC जो है 10 से निकला है ये वर्ड। क्वार्टर जो है ये 4 से निकला है। परसेंट ये 100 से निकला है, ठीक है। और ये क्वांटाइल ये जो है, इसका सबर मुझे देखने दो। खैर जो भी है, उसको जो क्वार्टाइल्स, तो इनका मतलब ये है, ठीक है। तो इसके फार्मूलाज है। क्वार्टर के लिए क्वार्टर 4 को कहते हैं, तो इधर 4 डाल दोगे, इधर भी 4 डाल दोगे। इसी तरह डिसाइल 10 होता है, तो इधर 10 हो गया। परसेंटाइल में इधर 100 डाल देते, बाकी फार्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके साथ आपकी वैल्यू आ सकती है। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया।